पिछले 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पे संविधान को जलाया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि भाई प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए, हम गठबंधन से दूर रहे या साथ में रहे, वो बात नहीं। हमारा एकमात्र ध्येय है कि भाजपा सत्ता से दूर रहे। तो मोदी जी का कार्यकाल देखोगे जी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस को वोट क्यों करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पे तकरीबन 30 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। नमस्कार। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में क्यों आई अचानक से? सपा और बसपा के गठबंधन के बाद अब कांग्रेस की योजनाएं क्या हैं और कांग्रेस किस समीकरण की तरफ देख रही है? दलित और अन्य समुदायों के प्रति कांग्रेस की प्लानिंग क्या है? इन सब बातों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दलित विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हितेंद्र पिथड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम आपका। थैंक यू। और जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो उत्तर प्रदेश की जमीन से है। जी बताइए। सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है, दोनों साथ आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा दोनों ही जगह भारी बहुमत के साथ मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति तो डामाडोल है, लेकिन योजना क्या है? नहीं, कांग्रेस की स्थिति डामाडोल नहीं है। कांग्रेस ने अभी निर्णय कर लिया है कि हम अकेले लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम अकेले लड़ने जा रहे हैं और 2009 में जो परिणाम आए तो उससे बेहतर परिणाम आएंगे। हम यहाँ पे तकरीबन 30 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। जी सर, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायावती की मौजूदगी के बाद दलित वोट को कितना आकृष्ट कर पाएगी, क्या लगता है आपको? मायावती की उपस्थिति जी वहाँ पे हो या अखिलेश जी भी है वहाँ पे, पर हमारा मानना ऐसा है कि हमें पिछले जो 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, तीनों राज्यों के नतीजे में कांग्रेस पार्टी का, जहाँ तक आपने दलितों की बात की तो दलितों में वहाँ पे हम 5 MLA हुआ करते थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिला के। आज हमारे वहाँ पे 45 MLAs हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में दलित समाज का कांग्रेस पार्टी में आस्था बढ़ी है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आस्था बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं दलित समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको, ये जो चुनावों का आपने जिक्र किया या दलित विधायकों की संख्या बढ़ने की बात आपने की, क्या कारण है? क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या खास किया है दलित समुदाय के लिए, या बीजेपी के सरकार में दलितों पर ऐसे क्या अत्याचार हो गए कि दलित कांग्रेस के साथ है? देखो, आज आप देखोगे तो पिछले 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पे संविधान को जलाया गया। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि संविधान की पंक्ति जो होती है उसको वहाँ पे जलाया गया। तो वहाँ पे दिल्ली में यहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, राष्ट्रपति जी बैठते हैं, यहाँ सारे सब सांसद बैठते हैं। यहाँ पे घटना हुई और वहाँ पे कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो आज देश में और एक बड़े तबके में एक वो आवाज़ है कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। सर, ये तबका तो कांग्रेस का ही तबका है ना, क्योंकि संविधान के साथ, संविधान के जिस खतरे की बात आप कर रहे हैं, ऐसा खतरा इमरजेंसी के टाइम में भी देखा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इंटरव्यू किया था 1952-53 में, जब उन्होंने कहा था कि संविधान इस देश को सूट नहीं करता, उसे बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की कई नीतियों से वो खुद रुष्ट थे। तो क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है कि आज संविधान ज़्यादा खतरे में है? नहीं, देखो, उसमें ऐसा है कि बाबा साहब ने वो बोला था कि संविधान सबसे बेहतर संविधान है इस देश का। संविधान में लागू करने वाले लोग कौन है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग कौन है, उसको पालन होता है नहीं होता उस पर बात होती है। बाबा जो संविधान है हमारा वो बेहतरीन संविधान है, उसको लागू कैसे किया जाता है, उसमें लागू करने के पीछे उसकी मंशा क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो जहाँ तक आपका जो सवाल है, तो आज की तारीख में कांग्रेस और भाजपा का बेसिक अंतर वहाँ पे कि पिछले 70 साल में जब तक कांग्रेस की सरकार रही थी कभी ये नहीं माना जाता था, देखा जाता था कि संविधान खतरे में है। आज लोगों को लगता है कि भारतीय संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है, और बहुत बड़ा तबका वो भी मानता है कि लोकतंत्र ही खतरे में है। जब सर आपको इतने सारे मुद्दे दिखते हैं, आपने ये तक कह दिया कि लोकतंत्र ही खतरे में है, तो इन मुद्दों की मौजूदगी के बावजूद प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान पर उतारा जाता है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर क्या रणनीति क्या है प्रियंका गांधी को उतारने के पीछे? देखो, ये दोनों अलग अलग सवाल है। प्रियंका गांधी जी का राजनीति माना एक अलग बात है और संविधान और लोकतंत्र का खतरा एक अलग बात है। दोनों सवालों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात है तो बहुत लंबे समय से इस देश की जनता चाहती थी और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि भाई प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए। सर, आपने कहा कार्यकर्ता और जो पब्लिक है वो ये चाहती थी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आए, तो क्या राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो कम पड़ गया है? नहीं, राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं।
पार्टी अध्यक्ष एक अलग होता है और प्रियंका गांधी जी हमारी जनरल सेक्रेटरी है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और पार्टी का अध्यक्ष होता है, जनरल सेक्रेटरी को किसी एक स्टेट की जिम्मेदारी दी जाती है। तो आज उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका जी को दी गई है, तो वहाँ पे हमें पूरा विश्वास है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पहले भी आप देखो कि रायबरेली और अमेठी में वो इलेक्शन इंचार्ज के तौर पे वहाँ रहती थी और उन्होंने अच्छी तरह से अपना जो जिम्मेदारी दी थी उसका निर्वहन किया है, तो आगे भी वो करेगी। सर, प्रियंका नहीं इंदिरा, इस बात का काफ़ी प्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो कांग्रेस से जुड़े पेजेस हैं वहाँ भी इस तरह के पोस्ट दिख रहे हैं। तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पूर्व प्रधानमंत्री की छवि पर ये चुनाव लड़ना चाहती है? नहीं, ये तो देखो लोगों का प्यार है, लोगों की भावनाएं हैं कि आज इंदिरा जी की छवि वो प्रियंका जी में देखते हैं, उसमें बुरा क्या है? चलिए सर, अगर आपकी बात मान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो प्रधानमंत्री कौन, प्रियंका या राहुल? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं हमारे, राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं आपने अभी जिक्र किया वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आएं, तो क्या वो चाहत तो पीएम पद के सिलेक्शन पे भी कोई असर डाल सकती है? नहीं, प्रियंका जी का सक्रिय राजनीति में आना एक अलग बात है और राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना वो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के आदरणीय राहुल गांधी जी ही है। जी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी से राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्रित्व पद के लिए जो उम्मीदवारी है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सर, कांग्रेस गठबंधन की काफ़ी कोशिशें कर रही थी आने वाले चुनावों में, गठबंधन होते भी दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है या लोग शामिल नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमारा ऐसा है कि हम गठबंधन से दूर रहे या साथ में रहे वो बात नहीं, हमारा एकमात्र ध्येय है कि भाजपा सत्ता से दूर रहे। 2019 में जो चुनाव होने वाला है वहाँ पे भाजपा सत्ता से दूर रहे, दैट इज दी गोल, वो एक हमारा उद्देश्य है। उसमें कोई दल हमारे साथ रहता है, कोई नहीं रहता है, वो बात की भी बात हो सकती है। हो सकता है कि कई दल के साथ हमारा पोस्ट पोल अलायंस हो। तो क्या कारण रहा कि प्री पोल अलायंस में क्यों आप लोग, क्योंकि कोशिशें तो खूब हो रही थी और जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तब गुलाम नबी आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक साथ सफर करें, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो हम भी गुलाम नबी आज़ाद जी की बात से सहमत है कि किसी भी दल के साथ जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती, आज उनको आना है नहीं आना है, पर हमारा उद्देश्य एक है कि जितने भी जो लोग भाजपा के खिलाफ है, जो लोग तानाशाही के खिलाफ है, जो लोग संघ के खिलाफ है, वो सभी ताकतों के साथ हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव और आने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर रखेंगे। वही एक तो सर आपका मकसद केवल भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, तो भाजपा के खिलाफ जो लोग वोटिंग करना चाहें वो कांग्रेस को करें, लेकिन कांग्रेस के लिए वोटिंग क्यों की जाए? ऐसे क्या काम है कांग्रेस के जिसके लिए कांग्रेस के लिए वोटिंग हो? आपने पिछले 5 साल का, पौने 5 साल का, 4.5 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखोगे जी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस को वोट क्यों करना चाहिए। आज जनता खुद जानती है। हमने वो बड़े प्रोमिस नहीं किए थे कि हमारे हर अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, हमने नहीं बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने नहीं बोला था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वो बड़े बड़े प्रोमिस उन्होंने दिए थे, तो ये जो उनकी जो प्रोमिस थी उन्होंने पूरी नहीं की है। सर उनके प्रोमिसेस का आपने जिक्र किया, एक प्रॉमिस आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, मिनिमम इनकम गारंटी की प्रॉमिस। क्या कोई कैलकुलेशन है इसके पीछे या फिर ये भी जुमले की ही राजनीति करने वाले हैं? हमारी कोई जुमले की राजनीति नहीं होती, हम घोषणा पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र होता है। अच्छा। हमने पिछले जो 3 राज्यों के चुनाव गए उसमें छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने बोला था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही हम 24 घंटे की, मतलब हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और हमने लेस देन 24 आवर लिया है। लेकिन जो मिनिमम इनकम गारंटी की बात हो रही है, इसके पीछे कुछ कैलकुलेशन किया गया है, कुछ गणित गिराई गई है? पहले हमने मनरेगा लाए थे, तो मनरेगा के पीछे भी एक कैलकुलेशन था। पहले मोदी जी ने मनरेगा का विरोध किया, फिर आज उन्होंने बोला कि मनरेगा सर्वश्रेष्ठ स्कीम है। हम राइट टू एजुकेशन लाए थे, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए थे, हम राइट टू फूड लाए थे। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब जो लोग हैं उनका ख्याल रखती है। मतलब कोई भूखा आदमी सोना नहीं चाहिए, मतलब उसको अनाज मिलना चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए। तो सर जिस कैलकुलेशन के कारण इस घोषणा को किया गया है, क्या उस कैलकुलेशन को जनता के सामने रखा जाएगा कांग्रेस पार्टी? 100% हमारा मैनिफेस्टो में हम सभी दलों से, सभी आम जनता से हम बताते हैं, चाहते हैं कि वो हमारा जो घोषणा पत्र बन रहा है उसमें उनके भी कोई विचार है तो हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे जाके अपने विचार भी डाल सकते हैं। अच्छा सर, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं आप, गुजरात मॉडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजरात मॉडल नाम की कोई
कोई चीज़ थी नहीं, गुजरात मॉडल को उन्होंने मार्केटिंग और एक प्रोपोगंडा था मोदी जी का। आज आप गुजरात में आइए, गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहा है, गुजरात में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, गुजरात पे दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, गुजरात पे आज किसान सड़कों पे है, गुजरात में आज कौन सी बिरादरी है जो सड़कों पे नहीं है? आज ओबीसी वहाँ पे सड़कों पे है, वहाँ पे पाटीदार सड़कों पे, वहाँ दलित सड़कों पे, दलित सर तमाम समस्याएं हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीट क्यों नहीं कर पा रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को? आप देखो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अगर विकास का उधर देखो, कांग्रेस का वोट शेयर देखो, तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में वो बढ़ता जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, अभी अब की बार थोड़े बहुत नैरो मार्जिन से हम सत्ता में आते आते रह गए, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है सर, आखिरी सवाल लेते हैं। प्रियंका गांधी कुंभ में डुबकी लगाने के बाद जो राजनीतिक उनका सक्रिय राजनीति में जो आई है उसकी शुरुआत करने वाली है। हमने पिछले चुनाव में देखा राहुल गांधी भी जनेऊ का खूब प्रदर्शन करते दिखे, मंदिर मंदिर घूमे भी। तो क्या जिस हिंदुत्व के कट्टर राजनीति का आरोप आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, अब कांग्रेस के पास भी केवल और केवल हिंदुत्व का ही हथियार बच गया है? नहीं, देखो आप अगर थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी की एक तस्वीर मिल जाएगी जहाँ पे वो गंगा में डुबकी लगा रहा है। और मैं खुद पिछले साल जब गुजरात में चुनाव थे 2017 में, तब राहुल जी के साथ हम द्वारका मंदिर में गए थे। तो द्वारका मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने एक नोट निकाली थी जहाँ पे इंदिरा जी के हस्ताक्षर मिले थे। जहाँ पे इंदिरा जी वो मंदिर में गए थे तब उनका हस्ताक्षर मिले थे। तो उनकी आस्था का सवाल है, और किसी की भी आस्था किसी धर्म विशेष में होती है, उसमें गलत क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे हितेंद्र पिठड़िया, जो कि कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, और कांग्रेस के ऊपर जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लग रहा है, दरअसल ये कोई आरोप नहीं है बल्कि एक परिवार की आस्था का विषय है। हम मुखातिब होते रहेंगे और राजनेताओं के साथ। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स। नमस्कार।